जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आईईडी मिलने से हड़कंप और मौके पर एंटी बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है। एहतियाती बांदीपोरा और सोपोर हाईवे पर ट्रैफिक भी रोका गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में यह बड़ी आतंकी साजिश को हमारी भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। बांदीपोरा के एहस्टिंगो इलाके में विस्फोटक बरामद हुआ और 18 किलो का यह विस्फोटक बताया जा रहा है। जवानों को निशाना बनाने के लिए प्लांट किया गया था यह आईईडी। तो बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से जहां जवानों के गुजरने पर ब्लास्ट की पूरी साजिश थी, वो प्लानिंग धरी की धरी रह गई, उसको नाकाम कर दिया है सुरक्षा बलों ने। 18 किलो आईईडी बरामद और अभी भी सर्च ऑपरेशन इलाके में लगातार जारी है। आपको बता दें, बांदीपोरा एस्टिंगो इलाके से आईईडी विस्फोटक बरामद हुआ है। आतंकवादियों ने प्लान किया था यह विस्फोटक, जहां पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। अशरफ वानी का सीधा रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अशरफ, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या है पूरी खबर? आशुतोष, जैसे आपने कहा कि एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश जो है उसको सुरक्षा बलों ने विफल बना दिया है। करीब 16 किलो का ये विस्फोटक जो आईईडी था, इम्प्रोवाइजिव एक्सप्लोसिव डिवाइस, बांदीपोरा सोपोर रोड पे लगाया गया था। लेकिन सुबह जब रोड ओपनिंग पार्टी आसाम राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की इस सड़क का निरीक्षण कर रही थी, तभी इस आईडी ब्लास्ट का पता लगा और उसके बाद एंटी बॉम्ब स्क्वाड वहां पर बुलाया गया जम्मू कश्मीर पुलिस का। उन्होंने निष्कर्ष कर दिया इस ब्लास्ट को और एक बड़ी आतंकी साजिश जो है वो विफल हो गई है। अब जो है सोपोर बांदीपोरा रोड जो है सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी नियंत्रण रेखा के इलाके, चाहे गुरेज हो चाहे फिर टंगडार हो, वो सभी सेना के काफिले और सेना के कॉन्वॉय इसी रोड से गुजरते हैं। उस बीच ठीक समय पर पता लगने से एक बड़ी आतंकी साजिश जो है वो नाकाम कर दी गई है। और अब तलाशी अभियान के बाद सोपोर बारामूला रोड पर दोबारा ट्रैफिक जो है वो छोड़ दिया गया है, खोल दिया गया है आम लोगों के साथ साथ सेना की कॉन्वॉयज के लिए। और पुलिस और सेना का यही कहना है कि एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश जो थी उसको विफल कर दिया गया है। वक्त रहते हुए इस आईडी ब्लास्ट को न सिर्फ डिटेक्ट किया गया, न सिर्फ उसकी पहचान हुई, बल्कि साथ ही उसको अब निष्कर्ष भी कर दिया गया है, डिफ्यूज भी कर दिया गया है। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस पूरी खबर पर जानकारी हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो तकरीबन 18 किलो का ये आईडी और इसको डिफ्यूज कर दिया है सुरक्षा बलों ने। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे की फुल फाइनल रिपोर्ट करीब करीब आ चुकी है। अब तक राज्य में 6,500 से ज्यादा मदरसों की बात करें गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में है। मुरादाबाद, बिजनौर, बस्ती, गोंडा, सहारनपुर और दूसरे जिलों की है, जहां देखिए सर्वे खत्म होने में सिर्फ 5 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन 20 तारीख को काम खत्म करके 31 तक रिपोर्ट जिले के डीएम को सौंपना भी है और 15 नवंबर तक हर हाल में मदरसों का पूरा लेखा जोखा सरकार तक भेजना है। हालांकि धार्मिक गुरु और विपक्षी नेता इसे मदरसों के काम में दखल बता चुके हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि नए जमाने की पढ़ाई लिखाई के लिए यह बेहद जरूरी है और विपक्ष नहीं चाहता कि मुस्लिम बच्चे पढ़ाई की नई रोशनी से रूबरू हों। जरा अब ये जो आंकड़े हैं उस पर एक नजर डालते हैं। संतोष शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संतोष, किस तरह से अभी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं? उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि 6,500 के तकरीबन इनकी तादाद है जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। बिल्कुल, अभी तक जो 80% अगर कहा जाए कि मदरसे के सर्वे का काम पूरा हो चुका है, उसमें से 6,502 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे का मतलब कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में ये रजिस्टर्ड नहीं थे, ये सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होकर के मदरसे चल रहे थे। ऐसे 80% मदरसे पाए गए हैं और इनकी संख्या 6,502 है। सबसे बड़ी बात, हम इस समय पर एक ऐसे ही मदरसे में मौजूद हैं जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं। 8 से 12 तक का ये मदरसा चलता है। सर्वे हो गया मदरसा? हाँ, सर्वे हो गया मदरसे। जी। हम एक ऐसे ही मदरसे में मौजूद हैं यहाँ पर सर्वे पूरा हो चुका है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बात कर रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अभी तक जो आंकड़े निकल के आए, मुरादाबाद में 585 ऐसे मदरसे, बिजनौर में 450, बस्ती में 401, गोंडा में 281, देवरिया में 270, सहारनपुर में 258, शामली में 244। तो ऐसे मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त का मतलब उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड में ये रजिस्टर्ड नहीं है।
इन्हीं का सर्वे करवाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 31 अक्टूबर तक ये सर्वे पूरा होने के बाद इसकी शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, पूरी शासन रिपोर्ट सौंपेगा। ये एक प्रक्रिया है। इसकी मिश्रित अगर ये कहा जाए कि प्रतिक्रिया भी मिल रही है इस पूरी कार्रवाई की। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है, सर्वे कराया जाना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसकी आपत्ति इस बात पे कर रहे हैं कि सिर्फ मदरसों का ही सर्वे क्यों और दूसरे विद्यालयों का सर्वे क्यों नहीं, मदरसे सिर्फ परेशान करने के लिए। ये तमाम बातें हैं, लेकिन अभी ये सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश शासन के लिए, मशीनरी के लिए कि मदरसों का सर्वे हो चुका है। मुस्लिम धर्मगुरु भी दो खेमे में बटे नजर आ रहे हैं क्या? कुछ कह रहे हैं कि सर्वे होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इसमें इस मुद्दे पर मुस्लिम धर्मगुरु भी, या यूं कहा जाए कि दो हिस्से हैं। एक पक्ष कहता है कि हाँ बिल्कुल मदरसों का सर्वे होना चाहिए, लेकिन उनका मानना है कि मदरसों का सर्वे हो तो रहा है, लेकिन इसके आड़ में यह भी देखा जाए कि जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त जिनको नाम दिया जा रहा है वो संचालित हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं। सरकार की भी मंशा यह है कि इनके पास कैसे संचालित हैं, क्या इनकी व्यवस्थाएं हैं, बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है। अब जैसे ये बच्चे हैं, मैं इस समय पर जो मदरसा जिस जगह पर मैं खड़ा हूं आशुतोष, ये हिंदुस्तान के सबसे पुराने मदरसों में बताया जाता है। यहाँ के जो संचालक हैं, ये उनका कहना है कि आज़ादी से पहले का मदरसा है। यहाँ पे बच्चों को जो दीनी तालीम है उसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दी जा रही है। तो लेकिन मदरसों को लेकर के कि वहां पर सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही, मॉडर्न ठीक है। अब सरकार क्या कह रही है? इस पर प्रतिक्रिया क्या कुछ आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से? संतोष, देखिए, उत्तर प्रदेश शासन का साफ तौर पर कहना है कि हम ये सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ये तय होगा कि इन जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको किस तरीके से गवर्न किया जाए, और जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके ऊपर भी किस तरीके की फंडिंग या तमाम अन्य सुविधाओं, कैसे आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था उसको लागू किया जाए। चलिए, इस पर आप नजर बना के रखें। संतोष, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी खबर और जानकारी पहुंचाने के लिए दर्शकों को। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमान वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया के वीडियो के बाद लल्लन सिंह का भी बयान सामने आया है। जी हां, जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने प्रधानमंत्री की जाति पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनकी जाति डुप्लीकेट है। अब सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री के अपमान करके सियासी रोटियां सेकी जाएंगी? अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है, गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया। इतना डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहां से आता है? अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा से आते हैं। अभी आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोलते, हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, इसलिए है नहीं। के आदमी मुख्य वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन आज यहाँ पे चुनाव चल रहा है। मुझे आप सब लोगों से जानना है कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी वड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए? ये आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। C4 समझ लीजिएगा, मैं कैसे इस पूरे भारत देश को बना रहा हूँ। मैं बात करता हूँ डिजिटल इंडिया की, और खुद दिल्ली से दौड़ा दौड़ा यहाँ पे वोट देने आता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को कैसे हूँ। तो प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का सवाल है। पीएम के खिलाफ बयान पर भारतीय जनता पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने लल्लन सिंह पर पलटवार किया है, और आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है कि वो खुद मोदी के नाम पर सांसद बने हैं, नीतीश के नाम पर नहीं बने। उन्होंने कहा कि कोई शर्म नहीं बची है। एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष ऐसा बयान दे रहे हैं, बिल्कुल स्तरहीन है, बेतुके। आपको हम प्रतिक्रिया भी सुनवाएंगे। रविशंकर प्रसाद ने किस तरह से पलटवार किया, सुनिए। रविशंकर जी क्या कहेंगे, इस पर क्या टिप्पणी होगी आपकी लल्लन सिंह के इस तरह के बयान पर? क्या हो गया है लल्लन बाबू को? सारी शर्म शालीनता भूल गए हैं। वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, सांसद भी है ना।
कोई शर्म नहीं बची है क्या? क्या मतलब है इसका भाई? आप भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की स्तरहीन टिप्पणी करेंगे? कोई मतलब है इसका? और मैं एक सवाल करूंगा ललन बाबू से कि आज पूरा देश उन्हें गरीबों का रहनुमा मानता है, पिछड़ा उन्हें अपना नेता भी मानते हैं, और सच्चाई भी है। ललन बाबू, आप जो मुंगेर से एमपी बने हैं, किसके नाम पर बने हैं? 2019 में नीतीश बाबू के नाम पर बने हैं क्या? उसके पहले जो एमपी बने थे तो खैर उस समय तो अलग थे हम लोग। 19 में तो आप नरेंद्र मोदी के नाम पर बने थे ना? 14 में हार गए। 14 में हार गए थे ना, लड़े थे ना आप। तो ये तो आपकी सच्चाई है। लेकिन फिर मैं आता हूं कि ये राजनीति का स्तर वो कहां ले जा रहे हैं। वो छोटे कार्यकर्ता होते तो मैं जवाब भी नहीं देता। वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि गुजरात में पिछड़ा होता ही नहीं है, इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के मतलब ये कहां तक की है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई मतलब है क्या? मेरा खाली कहना यह है कि 8 साल के बाद ये बात याद आ रही है क्या? मुझे बताइए आप। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मोदी जी के पिछड़ेपन पर या पिछड़े हैं इस पर तो कोई विवाद नहीं है, वो कर रहे हैं। 8 साल के बाद क्यों? मतलब मुझे मालूम है कि आजकल थोड़ी उनकी तलखी है। अब क्या कारण क्या? अब किस कारणों से आप उनसे पूछिए ना, किस कारण से उनसे पूछिए। कुछ अपनों की पीड़ा होगी, कुछ मंत्री नहीं बनने की पीड़ा होगी, है, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन क्या उसको यहां तक ले जाएंगे आप? अच्छा भला काम कर रहा था यहां पर भाजपा नीतीश बाबू का संगठन, और उनकी स्तरहीनता का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? जो व्यक्ति चारा घोटाले में पिटिशनर था, जहां 5-5 केसेस में सजा हो गई लालू प्रसाद सहित सबको, जो खुद पुश कर रहा था रेलवे घोटाले की जांच करने के लिए, उन्होंने हम लोग से कहा कि जल्दी क्यों नहीं कराते हैं इसको, आज कह रहे हैं सब फालतू है। अब इसका क्या जवाब मैं दूं? आप मुझे बताइए। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति, आपको मालूम है चारा घोटाला व्यक्ति मतलब ललन बाबू, चारा घोटाले तो नीतीश जी ने भी कहा है कि बिना मतलब का केस कर रहा है। तो वही तो फिर मैं आपसे उसी का जवाब दे रहा हूं कि ललन बाबू, मालूम है कि चारा घोटाले में सुशील मोदी के केस का पिटिशनर वकील था, जो सीबीआई की इंक्वायरी हुई। दूसरे केस में ललन बाबू पिटिशनर थे। अब मुझे ये बता दीजिए, वो कहेंगे वो भी गलत है। अब कह रहे हैं पूरा केस पुश किया रेलवे घोटाले का, जमीन के बदले रेलवे की नौकरी का जो अब चार्जशीट हो गया है, वो कह रहे सब फालतू है। तो ये तो मैं पहली बार बोल रहा हूं आपसे सुजीत बाबू, ये क्या हो गया उनको? राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए अपने बैकग्राउंड को खत्म कर देंगे आप। आपने क्या बोला है जरा पीछे देख तो लीजिए। लेकिन वो एक अपनी जगह पर है, ये बहुत पीड़ादायक है। एक बात और कही उन्होंने, जैसे चाय वाले को लेकर भी टिप्पणी उन्होंने की, कहा कि उनको चाय बनाने आती है, कि चाय वाला प्रधानमंत्री बने। अभी इसका हम क्या जवाब दें? बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। इतनी हल्की बात का हम क्या जवाब दें? उनके पिताजी वडनगर के स्टेशन पर चाय बेचते थे कि कोई कितने लोगों ने जो देखा उनको चाय पिलाते हुए, मुसाफिरों को चाय बांटते हुए। इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये मोदी जी के परिवार की गरीबी का अपमान है, ये देश के गरीबों का अपमान है, ये देश के पिछड़ों का अपमान है, और ये ललन बाबू की फ्यूडल मेंटालिटी, सामंतवादी सोच है, ये मैं कहना चाहता हूं। और जिन शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, वो तो शर्मनाक है। और शालीनता, मैंने ललन बाबू सब शालीनता भूल गए, ये उम्मीद नहीं थी। और एक व्यक्ति जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो ये शब्द बोले, इससे बड़ी कोई भर्त्सना योग बात हो नहीं सकती। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा सुजीत बाबू, हमारे प्रधानमंत्री को ललन बाबू का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देश उनको मानता है, देश सम्मान। रविशंकर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी। और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला तो उनके साथी रहे पीके यानी प्रशांत किशोर ने उन्हें घेर लिया। पद यात्रा पर निकले नीतीश कुमार, कहा नीतीश की नीति से मंडी तबाह हो गई है।
तकरीबन 100 किलोमीटर की यात्रा आपने पूरी कर ली है, किस तरीके का अभी आपको फीडबैक मिल रहा है, रिस्पॉन्स है? चल रहे हैं। अब देखिए जो रिस्पॉन्स है वो आपको गेज करना है, आप देखिए और आप समझिए खुद से क्या रिस्पॉन्स है। मैं तो चल रहा हूँ, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, जहाँ जहाँ जा रहे हैं भीड़ तो काफी ज्यादा उमड़ रही है, इसका मतलब जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए ये भीड़ जुटाने का कार्यक्रम नहीं है, जैसा मैं अपने भाषणों में बता रहा हूँ, अपने बातचीत में बता रहा हूँ, जैसा मैं लोगों को बता रहा हूँ, ये बिहार को जानने और देखने समझने का प्रयास है। ये एक मैं अपनी तरफ से एक ईमानदार प्रयास इस बात के लिए करना चाहता हूँ कि जो लोग भी यहाँ रह रहे हैं उनकी दशा को देखने जानने समझने के लिए कम से कम एक बार मैं जाकर स्वयं अपनी आंखों से देखूं कि लोग किस दशा में रह रहे हैं, लोगों की स्थिति क्या है, लोग किस तरह के स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लोग कैसे अस्पतालों में जा रहे हैं, उनके गलियों की, उनके सड़कों की, उनके नालों की, उनके खेतों की, उनके नहरों की, उनके उद्योग की, उनके व्यवसाय की क्या दशा है, क्या उपाय है, ये देखने आए हैं। जिस समाज का भी आप समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, कम से कम आपको इतना तो करना ही चाहिए कि एक बार जाकर आप ये देखें कि उस समाज की दशा जमीन पर क्या है। ये तो आप बाहर बैठकर या हेलीकॉप्टर पर आकर नहीं कर सकते हैं, वही करने का प्रयास करें। एक नई भूमिका है, क्योंकि अब तक तो थे आप एक कह सकते बिहाइंड द कैमरा आप काम करते थे, अब जमीन पर तो उतर के आपको करना पड़ रहा है। नहीं, ये तो मैंने पहले 1-1.5 साल पहले जब बंगाल के रिजल्ट आए तभी मैंने पब्लिकली ये घोषणा कर दी है कि अब वो काम आगे नहीं करना है, और 1-1.5 साल तक सोचने समझने और सब कुछ सारे विकल्पों को तलाशने मूल्यांकन करने के बाद जब मैंने एक बार तय किया है कि बिहार अपने राज्य आएंगे वापस और यहाँ आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। ये दल बनाकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया नहीं है। आप देख रहे हैं हम लोगों ने दल नहीं बनाया है, कोई सिंबल लेकर नहीं चल रहे हैं, कोई दल का झंडा लेकर नहीं चल रहे हैं। गांधी जी का फोटो और गांधी जी के आदर्शों पर एक नई व्यवस्था खड़ी की जाए, उसके लिए पूरा प्रयास है। और जो लोग जुड़ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई मंत्री नहीं हूँ, विधायक नहीं हूँ, और हजारों की संख्या में जो लोग साथ में चल रहे हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, ये सिर्फ इतना ही दिखाता है कि उनका विश्वास किसी भी उस व्यक्ति के लिए है जो आकर एक ईमानदार प्रयास करना चाहता है। शुक्रवार को दिन भर पराठा चर्चा में रहा। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्षी कहने लगे कि देखो पराठे पर 18% जीएसटी लग गई है। लेकिन ये कौन सा पराठा है? क्या वही जो हम और आप अपने घर पर पकाते हैं, रेस्टोरेंट, ढाबे या किसी होटल में खाते हैं? सच्चाई बताती रिपोर्ट देखिए। आटे से बनती है रोटी और आटे से ही बनता है पराठा। रोटी पर होती है राजनीति और सियासी पब्लिसिटी पाता है पराठा। ऐसी सुर्खियां पराठे ने बटोरी कि राहुल गांधी पूछते हैं पराठे पर 18% जीएसटी क्यों? अरविंद केजरीवाल पराठे पर जीएसटी को ही महंगाई की वजह बताकर सवाल पूछते हैं। पराठा चर्चा में क्यों आया? वजह है ये सवाल। रोटी भी आटे से बनती है और पराठा भी आटे से बनता है, तो रोटी पर 5% जीएसटी, लेकिन पराठे पर 18% क्यों? पूरे देश में विपक्ष ने पूरी ताकत से इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि देखो आम आदमी जो पराठा खाता है, आम आदमी का पेट भरने वाले उसी पराठे पर 18% जीएसटी लगा दी गई। पराठा वो लग्जरियस आइटम नहीं है। आम नागरिक पराठा खाता है, उस पराठा पे 18% का जीएसटी, मैं मानता हूं कि सरकार अहंकार में अंध हुई है। इन बयानों को सुनकर आपको भी लगेगा कि आप जो आलू का पराठा, मूली पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे पर खाते हैं, उस पर ये 18% जीएसटी लगी होगी। लेकिन नहीं, पूरी कहानी समझिएगा। आम पराठा जो आप बाहर कहीं खाते हैं, ये 18% जीएसटी की कहानी उसकी नहीं है, बल्कि फ्रोजन पराठा या कहें रेडी टू कुक वाले पराठे के पैकेट पर 18% जीएसटी लगनी है। अगर पराठे फ्रोजन होंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ,
ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला जो है वो गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के जरिए रेडी टू कुक पराठों पर 18% जीएसटी का जो फैसला है उसे मंजूर किया है। दरअसल अहमदाबाद की कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज की दलील थी कि रोटी और पराठा दोनों आटे से बनते हैं, तो रोटी पर 5% और पराठे पर 18% जीएसटी क्यों? गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी AAAR ने कहा, पराठा रोटी की तरह नहीं, पराठे में आटे के साथ दूसरी चीज भी मिलाई जाती है, ये प्रोसेस्ड फूड है, इसीलिए इस पर 18% जीएसटी लगेगी। रेडी टू कुक पराठे के पैकेट पर 18% जीएसटी की बात हुई है, लेकिन जीएसटी को लेकर सियासत ने ऐसी आंच विवाद की बढ़ाई जिसमें लगा कि सारे पराठे महंगे हो गए हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।